हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इस लेक्चर में पर्टिकुलर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कॉम्बिनेशन एंड देयर लॉज। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले एक केमिकल इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि आखिर केमिकल इक्वेशन होता क्या है, राइट। तो केमिकल इक्वेशन को आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। सो नंबर 1 इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन कौन से फॉर्मेट का होता है, कैसा देखने में होता है, आइए ये देखते हैं हम। कोई भी रिएक्शन अगर हो तो उसमें ये चीज होना जरूरी है, इस तरीके के फॉर्मेट जरूर होंगे। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट आपको दिखेगा किसी भी रिएक्शन में, और इस फॉर्मेट में कौन सा चीज क्या है यह मैं आपको बताता हूं। ये एक रिएक्शन का फॉर्मेट है। इस रिएक्शन में अगर देखेंगे इसी तरीके से हर रिएक्शन लिखा जाता है। अगर इस रिएक्शन में आप देखें तो जो स्मॉल में ABCD आपको जो दिख रहे हैं, A, B, C and D are the stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. इसका मतलब है कि जस्ट आप किसी भी रिएक्शन को लिखते समय देखते होंगे कि पीछे एक नंबर रहता है ना, नंबर रहता है। वो नंबर जस्ट ये क्या है, एक नंबर है और कुछ भी नहीं है। तो ये रिएक्शन में यूज होने वाला नंबर है जिसे हम टर्मिनोलॉजी, जो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर हम यहां पे कैपिटल A एंड कैपिटल B की बात करें तो ये क्या है, सो कैपिटल A एंड B जो हैं यहां पे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, राइट। एंड इसी तरीके से कैपिटल C एंड कैपिटल D की बात करें तो दे आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। यहां पे कुछ और नोटेशन दी जाती हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि एरो दी गई है। तो जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को जो सेपरेट किया गया है वो इसी एरो से सेपरेट किया जाता है। रिएक्शन के लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, है ना, और रिएक्शन के राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। इस रिएक्शन में एरो से इसे हम सेपरेट करते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि यहां पे सपोज करिए यहां पे दे दिया है कि इस तरीके से सफिक्स में यहां पे, है ना, सबस्क्रिप्ट में यहां नीचे दिया हुआ है कि गैस जी अगर दिया है तो जी का मतलब आपको समझ जाना है कि वो गैसेस स्टेट में है, वो फेज भी दिया रहता है। उसी तरीके से यहां पे अगर दिया जाए तो लिक्विड दिया जा सकता है। तो जब स्मॉल l रहे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लिक्विड के बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली आपको ऐसा दिया जा सकता है कि वहां पे S हो, यानी कि सॉलिड हो, है ना। इस तरीके से जिस भी फेज में रहता है वो इंडिकेट करने की कोशिश करता है, वो दिखाता है थर्मोडायनेमिकली, वो बताता है कि वो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, किस में है, ये ऐसे दिखाने की कोशिश करता है। या फिर अगर उसमें एसोसिएटेड वाटर पार्टिकल्स कुछ हैं, वाटर मॉलिक्यूल कुछ एसोसिएटेड हैं, तो एक्विस के फॉर्म में यहां पे लिख देता है। ये AQ लिख दिया, मतलब ये हो गया एक्विस। एक्विस मतलब उसके कोई भी अगर रिएक्टेंट है, मान लीजिए D है, तो D वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से सराउंडेड है ना, तो इसको कहते हैं एक्विस। तो इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अगर मान लीजिए ऐसा एरो यूज किया जाता है, मान लीजिए कि कुछ यहां पे प्रोडक्ट आया और इस प्रोडक्ट को गैसेस स्टेट में यहां पे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आ गया D, है ना, या फिर E, मान लीजिए कि E कोई प्रोडक्ट आया जो कि गैसेस स्टेट में है, उसको ऐसे एरो करके दिखा दिया जाता है। ये एरो कहता है कि गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। सो गैस इवॉल्व हो रहा है, ये बताता है ये एरो। अगर कोई ऐसा रहा
कि यहाँ पे डाउनवर्ड एरो ऐसा दे दे किसी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट में ऐसे प्रोडक्ट में जनरली ये सब रहते हैं, गैस इवॉल्व और प्रेसिपिटेशन, ये इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि ये जो बैठ रहा है डाउनवर्ड में यानी कि पीपीटी, इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से यहां पे आप समझ सकते हैं कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन एरो को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन एरो को गैस इवॉल्व समझते हैं। यहां पे सीधा अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस में इस तरीके से दिया जाए तो समझ जाना कि रिएक्शन को सेपरेट करने के लिए दिया जाता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, है ना। इसी तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पे ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है जिस तरीके से कोई रिएक्शन लिखा जाता है। तो रिएक्शन का फॉर्मेट आपको समझना बहुत जरूरी था, और थर्मोडायनेमिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड टेम्परेचर व्हाटएवर जो भी गिवन होगा इस रिएक्शन में, वो सब कुछ हमने आपको बताने की कोशिश करी है ना। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सच में जैसे फॉर्मेट हमने इस तरीके से लिया है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए कि यहां पे मैंने लिख दिया है जिंक, और साथ में इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि ये अब जिंक क्लोराइड बना लेगा। आप देखिए, इसको आप रिएक्शन के तौर पे लिख के देख सकते हैं, इसको एलिमेंटल फॉर्म में यहां पे लिख दीजिए कि जिंक ऐसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है ना। तो ये क्या करेगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन को एक लात मारेगा, जैसा कि मेटल नॉन मेटल क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं। तो इसको एक लात मारेगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा और ये खुद बना लेगा जिंक क्लोराइड, यानी कि ZnCl2 बना लेगा। इसी को हम कहते हैं क्या बेटा? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, राइट। इसी तरीके से इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। देखो ऐसा दिखाया मैंने, ये रिलीज हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो ये सभी जो राइट साइड में हमने लिखे हैं, ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स हैं। इसे ही तो हम कहते हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां जो जितने भी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, वो तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जिंक भी रिएक्टेंट्स है, HCl भी रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे ZnCl2 प्रोडक्ट है, H2 गैस यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए मान लीजिए मैं इन जनरल अगर लिख दूं जिंक प्लस HCl और गिव्स ZnCl2 और H2 गैस रिलीज करता है, ऐसा। लेकिन ये रिएक्शन आप देखेंगे बैलेंस नहीं है। मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, सिंपली जितना लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो क्लोरीन यहां पे मैंने देखा 2 हैं, तो मैंने यहां पे 2 लगा दिया, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, बैलेंस्ड है। यहां पे जिंक 1 है, जिंक इधर भी 1 है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहां पे भी कितना है? 1 है। यानी कि these are the stoichiometric coefficient, this one and this one, these are the stoichiometric coefficient। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी रिएक्शन दिया जा सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन को कितने मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं ना। तो यहां पे अगर हम बात करें यहां पे कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो कितने तरह के केमिकल इक्वेशन है? ये तो मैंने बता दिया कि केमिकल इक्वेशन कैसा होता है। हम पूछ रहे हैं कि कितने तरह के केमिकल इक्वेशंस हैं या होते हैं। तो हम कहेंगे कि सिंपली 2 तरीके के, है ना। एक तो आपको यहां पे दिया रहेगा वर्ड में, और दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे हमने लिख रखा है यहां पे ऊपर में हमने लिख रखा है, ये जो हमने जिंक, आप में एक और एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। मैं यहां पे देखिए, मैं पहले लिख रहा हूं 2 टाइप का केमिकल, जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करें तो यहां 2 टाइप की। एक तो मैं पहला बोल देता हूं वर्ड इक्वेशन, नंबर 1 इज वर्ड इक्वेशन,
and number 2 is symbol equation. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं वर्ड इक्वेशन लिख के आपको बताता हूं कि कैसा आखिर वर्ड इक्वेशन देखने में होता है। सबसे पहले मैं वर्ड इक्वेशन लिखना चाहूंगा, दैट इज मैग्नीशियम है ना, प्लस ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप यहां पे देखें तो ये वाला पूरा का पूरा क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक रिएक्टेंट्स हैं, और ये राइट साइड में पूरा का पूरा क्या है, प्रोडक्ट है। यहां पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसे, ये तो हो गया क्या, ये हो गया आपको वर्ड इक्वेशन, दिस इज योर वर्ड इक्वेशन, एंड हम इसे चाहते हैं कि सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो बस जो एलिमेंटल स्टेट में आपको पता होता है वो लिख दीजिए। मैग्नीशियम को हम यहां पे Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को यहां पे O2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO बन जाता है, राइट। ये ऐसा क्यों बन जाता है आप अगर जानते हो तो मैग्नीशियम किस में होता है बेटा, आप रेडिकल टेबल में जाकर देखिए, मैग्नीशियम 2+ में होता है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में O के ऊपर 2- के फॉर्म में होता है। तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे तो देखिए सिंपलर फॉर्म करेंगे तो 2 से 2 पहले कैंसिल होगा सिंपलर फॉर्म करने से, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा, MgO। इससे ये पता चल जाता है आपको कि 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, और वो है वर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज सिंबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन आपको दिया रहता है, उससे आपको सिंबल इक्वेशन कन्वर्ट करना होता है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आइए बात करते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये क्या होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए 1 by 1 इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, लॉज ऑफ, ये न्यू हेडिंग है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन ये क्या होता है, इसको पहले डिफाइन कर देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, फिर हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो यहां पे द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन are experimental laws, यानी कि ये जितने भी लॉज यहां पे दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। हालांकि ये टोटल 6 लॉज पढ़ाए जाते हैं क्लास 11th के चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट में, बट आपको यहाँ पे 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होगा आपके सिलेबस में। 2 ही हैं आपके सिलेबस में, आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 2 लॉज हैं। उन्हीं 2 लॉ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द हम क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर समझेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लास 9th में दे रखा है, ताकि आपका बेस बन जाए और वहाँ पे समझना थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। तो ये है कि एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे सब चीज़ डिटरमाइन की गई हैं, जितने भी लॉज हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि विच
led to the idea of atoms being the smallest unit of matter, smallest unit of matter, है ना। यहां पे एक्चुअल में हम बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करने के लिए ये सारे थ्योरी यहां पे दिए जाते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को समझाने के लिए आप कह सकते हैं कि ये थ्योरी दी गई है, ये लॉज दिए गए हैं उनके सपोर्ट के लिए, ठीक है। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, the laws of chemical combination played a significant role in the development of Dalton's atomic theory of matter, सो यहां पे अगर हम बात करें कि इस केमिकल कॉम्बिनेशन को कितने तरीके से बांट देते हैं, तो दो तरीके से हम यहां पे डिवाइड करते हैं। दो केमिकल कॉम्बिनेशन हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कितने लॉज पढ़ेंगे? 2। सो नंबर 1 इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और हम दूसरा पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पे समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। 1 बाय 1 हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये कहता है, मैं ज़्यादा अब थ्योरी लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, इसको मैं नॉर्मली समझाने की कोशिश करूंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सिंपली यहां पे आप अगर देखें तो क्या होता है कि एक रिएक्शन लिख करके समझाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये कंजर्व कहने का मतलब होता है बेटा नो लॉस, किसी भी तरह का लॉस नहीं होना ही कंजर्वेशन कहलाता है। कहते हैं ना कि हम जितने भी अपने पूर्वजों के जो चीज़ हैं, धरोहर हैं, उसको कंजर्व करके रखें, बचा करके रखें। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहने का मतलब है कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है, एक क्लोज कंटेनर में अगर कोई रिएक्शन आप करवाते हैं, तो कभी भी मतलब किसी भी मास का लॉस नहीं होता है, किसी भी तरह का मास का लॉस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप सिंपल सा रिएक्शन मैं आपको लिख के देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मीथेन है CH4, इसको जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं यानी कि O2 से, तब ये देता है क्या, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमेशा CO2 बनाएगा ऐसा, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इस तरीके से H2O बनाएगा।
हम सिंपली देख करके बैलेंस कर लें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन 1 है, राइट साइड में भी कार्बन 1 है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 2 जा 4 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन हो गया, बट ऑक्सीजन कितने हो गए देखिए यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सो टोटल 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे हम कर देंगे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस्ड हो गया पूरा रिएक्शन। अब बैलेंस हो गया तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर सकते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही। तो पहले आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, देन ओनली यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास। यू विल फाइंड इक्वल अमाउंट, नो लॉस ऑफ मास। देखिए जैसे मान लीजिए आप इसकी मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको निकालना सिखा चुका हूं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इंटू 1 इंटू 4 करेंगे हाइड्रोजन के लिए, यू विल गेट 16 ग्राम ऑफ CH4। यहां पे 16 ग्राम CH4 है। ऑक्सीजन के लिए आपको पता, पहले तो 2 लिख लो, और 2 के अंदर यहां पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, और फिर ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार, इसीलिए यहां पे 2। ये वाला 2 यहां लिखा, ऑक्सीजन का मास यहां पे, और ये वाला 2 यहां पे, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। तो कितना हो जाएगा बोलो, 32 ग्राम। टोटल कितने हो गए, 32 ग्राम। अब इन दोनों को यहां पे सबका पहले निकाल लीजिए। यहां पे जब आप CO2 का निकालेंगे तो आपको 44 निकलवा के बताया था मैंने कि 12 हो गया कार्बन के लिए एंड 16 इंटू 2 हो गया ऑक्सीजन के लिए, तो वी विल गेट 44 ग्राम यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप अगर देखें तो यहाँ पे वाटर के लिए कैसे करेंगे, तो 2 तो पहले बाहर वाला ये 2 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे वाटर का 1 इंटू 2 लिखिए, प्लस ऑक्सीजन के लिए 6 लिखिए। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 36 ग्राम। जब आप इसे ऐड करते हैं तो देखिए ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया बेटा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। और ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, सो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो अब आप देखेंगे कि टोटल रिएक्टेंट में कितना हो रहा है और टोटल प्रोडक्ट में कितना हो रहा है। तो टोटल आप करेंगे तो आपको, तो ये टोटल जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे 64 प्लस 16, तो यू विल गेट व्हाट, यहाँ पे देख लीजिए कि 0, ये हो गया आपको 6 4 10 0, और यहाँ पे 6 और 1 7, और 1 बच गया यहाँ पे 8, यानी कि टोटल 80 ग्राम आपको मिल गया। रिएक्टेंट साइड में 80 ग्राम मिला, यानी कि रिएक्शन से पहले आपने टोटल मास लिया था 80 ग्राम, तो प्रोडक्ट में भी आपको मिला कितना, 80 ग्राम। इससे प्रूफ होता है कि जितना भी आपने मास लिया था पहले उतने ही मास अभी भी है, तो किसी भी तरह का मास का लॉस नहीं हुआ है। तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मास अभी भी कंजर्व है, यानी कि किसी भी तरह का हीट लॉस नहीं हुआ है, या कोई भी मतलब ये मास का लॉस नहीं हुआ है। तो यहां पे लिख सकते हैं नो लॉस ऑफ मास, नो लॉस ऑफ मास, और वी कैन से मास इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड। ठीक है, आइए दूसरा रिएक्शन एक फटाफट लिख करके देखते हैं, तो उससे आप करके देखना। ये मान लीजिए कि CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पे आप जब इसको हीट करेंगे, है ना, ये हीट करेंगे, यहां पे हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 में। एक कॉम्बिनेशन दे दिया, एक डिसोसिएशन दे दिया। यहाँ पे रिएक्शन ये तोड़ने वाला है। तो देखेंगे क्या करेंगे कि यहाँ पे कैल्शियम का हो जाता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3 विल गेट 100। पता है आपको 100 ग्राम आ जाता है, हमने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है, हमें पता था। CaO यहाँ पे 40 प्लस 16 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपको कितना 56। सो ये 56 ग्राम हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कैलकुलेट करके, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था तो 44 ग्राम आया था। आप चाहें तो डिटरमाइन करके देख सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट 100 ग्राम। तो क्या आपको किसी भी तरह का लॉस समझ में आया? जितना रिएक्टेंट में था मास, उतने ही प्रोडक्ट में मास मिला है, यानी कि मास पूरी तरीके से कंजर्व है।
आप किसी भी तरह का रिएक्शन लिखेंगे तो बैलेंस कर लेना पहले, और बैलेंसिंग करने के बाद आप अप्लाई करना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पूरी तरीके से रिएक्शन बैलेंस है, इसीलिए हमारा वैल्यू सेम आ रहा है। तो रिएक्शन पूरी तरीके से पहले बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट लॉ को समझते हैं, दैट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहां पे हम लिखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और वी कैन से लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? डेफिनाइट। ठीक है, ये दोनों वर्ड यूज करते हैं बेटा। तो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने वाटर को ले लिया, ठीक है, डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड रेशियो। अब फिक्स्ड रेशियो होता है तो यहां पे आप समझिए कि डेफिनाइट का मतलब होता है कि किसी का कंपाउंड अगर आप लोगे तो वो फिक्स्ड रेशियो में मौजूद होगा, चाहे आप कहीं का भी ले लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया, ठीक है, तो वाटर अगर ले लिया आपने तो बाई मोल अगर आप देखते हैं इसको, है ना, तो मैं पहले बाई मोल कर देता हूं। सो बाई मोल करेंगे तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना मोल है? 2 मोल है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आप ऑक्सीजन देखेंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये बाई मोल हो गया। बाई मास करना चाहते हैं तब आप देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास यहाँ पे लिखेंगे तो 1 into 2 और ऑक्सीजन का मास 16, तो यानी कि ये आ जाएगा 2:16, तो 2 से कट गया यहाँ पे 8 बार में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1:8, यानी कि वाटर का जो मास होगा ये हमेशा रेशियो फिक्स रहेगा 1:8 में बाई मास, और बाई मोल की बात करें तो 2:1 में हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप टैप वाटर ले लें, चाहे आप नाले का वाटर ले लें, चाहे आप अमेरिका का वाटर ले लें, चाइना का ले लें, जापान का ले लें, पॉन्ड वाटर ले लें, रिवर वाटर ले लें, रेन वाटर ले लें, तो जो भी वाटर होगा बेटा, जो भी वाटर होगा, वाटर का रेशियो हमेशा H2O का वही होगा जो यहां लिखा हुआ है, यानी कि 2:1 बाई मोल एंड 1:8 बाई मास, ये फिक्स्ड। अब आप बोलोगे सर नाले का पानी कैसे हो जाएगा ऐसा? भैया मैं सिर्फ वाटर की बात किया हूं, नाले का जो पानी है उसकी रेशियो की बात किया हूं, मैं उस इंप्यूरिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, वो आप इंप्यूरिटीज आप निकाल लीजिए, मैं सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से फिक्स रेशियो बना रहता है, जहां कहीं भी आप देख लीजिए सभी जगह पे इसकी रेशियो फिक्स होती है, जिसके कारण हम यहां पे कह सकते हैं कि ये एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है। इसी तरीके से आप CO2 ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उसकी रेशियो फिक्स होती है। CO2 लेंगे तो बाई मोल अगर करें तो 1:2 हो जाएगा, और बाई मास करेंगे तो ये हो जाएगा 12:32। अब काट लीजिए कितना हो जाएगा बेटा, 4 से कट जाएगा 4 से, तो 4 3 12 एंड 4 8 32, है ना, तो 3:8 का रेशियो बाई मास, ये बाई मास ये फिक्स रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। जहां कहीं भी आप CO2 को देख लीजिए यही रेशियो में CO2 हमेशा मिलता है आपको। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।